चलिए तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आप साथ साथ में क्वेश्चनर्स भी कर रहे हो, फटाफट क्वेश्चनर भी कर लो तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि अगर कोई ये सेशन फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो बेटा मेरा लेक्चर 00 या 01 देखना। आपको ये चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज की नोट्स कहाँ से मिलेगी, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन में आपको मिलेगा, तो किस तरह से मिलेगा ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आज हम देखेंगे चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। आर यू रेडी? यस और नो? टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले दो कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके, सेक्शन 31 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के इनवॉइस कब तक दे देना चाहिए। तो यहां पे अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और सेकंड आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, तो लॉ क्या कहता है? गुड्स के केस में यू मस्ट इश्यू द इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू रिसिपिएंट। ओके, व्हेन फॉर सप्लाई टू रिसिपिएंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और सेकंड डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल इन केस इन अदर केस। मतलब क्या? मतलब ये है बेटा, समझ लो ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका वेयर हाउस है, ये आपका वेयर हाउस है। हो सकता है कि अंडर सेम हो या डीडीपी हो, पर अंडर सेम रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, डीडीपी नहीं है, सेम स्टेट में है। अगर किसी बंदे को आप फैक्ट्री गेट पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये जो सप्लाई जब आप ट्रक में लोड करोगे, तो ये हो रहा है रिमूवल, और रिमूवल जो हो रहा है वो फॉर सप्लाई हो रहा है। ख्याल रहे, वो रिमूवल फॉर सप्लाई, यानी जब आप रिमूवल कर रहे हो तब सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई यानी क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या 71B का सप्लाई या 71C का सप्लाई होना चाहिए। ओके, 71C का सप्लाई होना चाहिए। एक सवाल आया है आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्वेश्चनर, इसके बाद क्वेश्चनर इनफ है क्या? मोर देन इनफ है। आपको कह देता हूं ये और क्वेश्चनर कर लो, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए, और मैं आपको ये कह दूं कि ये जो रिवीजन हम ले रहे हैं ये अब सीए इंटर के लिए है। पहले 4-5 लेक्चर दोनों कॉमन थे, लेकिन ये रिवीजन अब ओनली सीए सीएमए सीएस इंटर स्टूडेंट्स के लिए है। तो रिमूवल फॉर सप्लाई, लेकिन अगर ये वेयर हाउस जो सेम रजिस्ट्रेशन में डीडीपी नहीं है, इसको आप रिमूव कर रहे हो और ये ट्रक में रिमूव हो रहा है गुड्स आपका, पर यहां सप्लाई नहीं है, ये रूल 55 के चालान में रिमूव हो रहा है, तो ये सप्लाई नहीं है, तो यहां इनवॉइस नहीं बनेगा। यहां इनवॉइस बनेगा क्योंकि ये रिमूवल फॉर सप्लाई है, लेकिन यहां इनवॉइस नहीं बनेगा। तो ख्याल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर रिमूवल पे इनवॉइस नहीं बनता है। यहां पे रिमूवल फॉर सप्लाई होगा तो ही इनवॉइस बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि मूवमेंट है या नहीं है। अगर गुड्स में मूवमेंट है तो जब आप रिमूवल फॉर सप्लाई करोगे तो ही उसी वक्त इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, जिसे हम टैक्स इनवॉइस कहेंगे। दूसरी बात आपको कह दूं कि अगर आप रिमूवल फॉर सप्लाई नहीं कर रहे हो, एज सच बेसिस पे सेल कर रहे हो, जैसे मैंने अपने क्लास के बेंचेस रिमूव नहीं किए भाई, या एज सच बेसिस पे यहाँ तू ही क्लास यूज कर और बेंचेस भी खरीद ले, तो एज सच बेसिस पे अगर मैं सेल करता हूं तो वो केस में जिस दिन तुमने डिलीवरी दिया, ध्यान सुनिएगा, जिस दिन तुमने गुड्स की डिलीवरी दिया या मेड अवेलेबल करवाया, उस वक्त आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। चलिए, ये तो हुआ कि आपने गुड्स के इनवॉइस कब देने चाहिए, आपने सर्विस के इनवॉइस कब देने चाहिए। लॉ ये क्या कहता है? अब देखो, गुड्स के इनवॉइस के लिए क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपने समझ लो आप रिमूव कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो आप बिफोर, आप पहले तो कभी भी दे सकते हो, यानी गुड डिस्पैच के पहले कभी भी दे सकते हो, लेकिन रिमूवल तक आपने दे देना चाहिए। रिमूवल के बाद अगर आप इनवॉइस देते हो तो वो केस में आपको पेनल्टी लग जाएगी। बाद में भी दे सकते हो, लेकिन वो केस में पेनल्टी लग जाएगी और आपका टाइम ऑफ सप्लाई अलग वे में फिक्स किया जाएगा। रिमूवल तक आपने दे देना चाहिए। व्हाट अबाउट सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस में लॉ ये कहता है, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की, ध्यान सुनिएगा, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की, आप
इनवॉइस पहले भी दे सकते हो, जिस दिन सर्विस कंप्लीट किया तब भी दे सकते हो, पर सर्विस में उन्होंने एक्स्ट्रा 30 डेज दिए हैं, एक्स्ट्रा 30 डेज दिए, मतलब क्या, सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी आपको 30 दिन मिलेंगे। ओके, और 30 दिन में आप इनवॉइस कभी भी दे सकते हो। अगर इतने दिन में आपने इनवॉइस दे दिया तो एज पर लॉ ये इनवॉइस माना जाएगा। लेकिन अगर सर 30 डेज के बाद मैं इनवॉइस दे रहा हूं तो आप 30 डेज के बाद इनवॉइस दे सकते हो, लेकिन ये केस में आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी दोस्तों, ये केस में आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। डन। तो ये देखा हमने जहां तक ओके सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर आप बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो वो सिचुएशन में आपको कितना 45 डेज दिया गया है, आपको 45 डेज दिया गया है। चलिए, तो ये हमने देखा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सेकंड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए, अब ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थोड़ा हम बाद में देखेंगे। ओके, थोड़ा इधर आते हैं। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ओके मतलब क्या कि आप कब गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, तो जिस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस मंथ के ड्यू डेट में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। इसमें गुड्स अगर होगा तो वो सेक्शन 12 आता है, सर्विसेज होगी तो वो सेक्शन 13 में कवर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ लिए तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले दो लोग होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले दो लोग होते हैं। नॉर्मली सप्लायर, आपको इनडायरेक्ट टैक्स पता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है और वो कस्टमर से रिकवर करता है। मतलब क्या, अगर वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए होगी, ध्यान से सुनिएगा, और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 12% होगा, यानी कितने हो गए 12,000 रुपए। ओके, तो ये 12,000 रुपए ये गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी किसकी है, सप्लायर की, और बर्डन पास ऑन टू द रिसिपिएंट। लेकिन कभी कभी ओके कुछ सिचुएशन में आरसीएम भी लगता है, मतलब पे करने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट पे आती है, और आरसीएम में ओके रिसिपिएंट गवर्नमेंट को देगा, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को देगा, यानी पे करने वाले दो लोग होते हैं, सप्लायर और रिसिपिएंट। इसी होगा तो वो इसीओ सप्लायर ही माना जाता है। ओके, उसको सप्लायर की प्रोविजन ही अप्लाई होती है। तो ऐसे केस में सप्लायर का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहेंगे, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज करेंगे, और रिसिपिएंट का टीओएस कब आएगा, जिसे हम रिवर्स चार्ज करेंगे, अगर आपकी केस ओके यहाँ पे रिवर्स चार्ज में होगी। समझा होगा तो ठोकर लाइक। ओके, अगर रिवीजन अच्छी लग रही होगी तो रुके क्यों हो, आपको जो करना है आप अपना काम कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आते हैं फॉरवर्ड चार्ज। ओके, अगर सप्लायर टैक्स देता है, जनरली तो यही अप्लाई होता है, जब भी सप्लायर टैक्स देता है तो उसका टीओएस कब आएगा, तो उसका टीओएस आएगा बेटा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ध्यान सुनिएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। मतलब जब भी आप इनवॉइस दोगे, जो मंथ में भी इनवॉइस दोगे, गुड्स दो या ना दो, सर्विस दो या ना दो, आपने इनवॉइस पहले ही दे दिया, तो जो मंथ में आप इनवॉइस दोगे उस मंथ में आपका टीओएस आ गया और उसके मंथ की ड्यू डेट में आपको टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आ गई। ओके, और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पर गवर्नमेंट भी चालाक है, गवर्नमेंट कहती है कि देख भाई, इनवॉइस तूने लेट कर दिया, स्पेशली गुड्स के केस में, हम यहाँ पे सेक्शन 12 जो अप्लाई होता है वो गुड्स को अप्लाई होता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तूने इनवॉइस दिया होगा गुड्स का वो, लेकिन इनवॉइस कब तक दे देना चाहिए, रिमूवल या मेड अवेलेबल। ओके, तूने दे देना चाहिए। अगर तूने रिमूवल तक या मेड अवेलेबल तक इनवॉइस नहीं दिया तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस लिया जाएगा। अब लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगी, तो आपको लिखना है तो डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल या मेड अवेलेबल। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ओके रिमूवल या मेड अवेलेबल पे ही कंसीडर कर लिया जाएगा। ओके, और उसी दिन टीओएस आ जाएगा, गवर्नमेंट इनवॉइस का वेट नहीं करेगी। ओके, तो विच एवर इज अर्लियर ये आपको लेना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, नोटिफिकेशन 66/2017 ये आपने पढ़ाया होगा, मेरा क्लास किया होगा तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लर्न भी करवाया है, और अगर आपने मेरा क्लास नहीं किया होगा तो आपके फैकल्टी ने आपको पढ़ाया होगा। नोटिफिकेशन 66/2017 क्या कहता है कि गुड्स के केस में रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस फिक्स नहीं होगा। ओके, रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस फिक्स नहीं होगा, सिर्फ दो ही पॉइंट पे होगा। इसलिए जब भी आपको प्रॉब्लम आए ओके फिक्स द टीओएस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट मतलब रिमूवल की डेट
पे आपको टीएस फिक्स करना पड़ेगा। चलो, ये गुड्स का हो गया। अगर मैं साथ साथ में सर्विसेज का दोनों साथ में लेता हूं तो आपको ये आसानी होगी, पूरा रिकॉल हो जाएगा। और इसके बाद आपको जस्ट क्वेश्चनर वीडियो देखना है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको क्वेश्चनर वीडियो की यहाँ लिंक मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में आपने लेक्चर 3 में, मैंने शायद लेक्चर 3 में जो भी लेक्चर होगा देख लेना, टाइम ऑफ सप्लाई का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चनर वीडियो देख लो, सिद्दत से देख लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करो कि जहां पे वो आप सॉल्व करके देख सको, देखो बड़ा मजा आएगा। अगर ओके यहां पे सर्विस होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर सर्विस होगी तो 3 सिचुएशन है। सिचुएशन ए क्या कहती है? सिचुएशन ए कहती है इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम। अब विद इन टाइम मतलब क्या? सर्विस के केस में आपने इनवॉइस जो है पहले दिया या जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई या 30 दिन में दिया। ओके 30 दिन में दिया मतलब आपने इनवॉइस विद इन टाइम दिया, पहले, ड्यूरिंग और विद इन 30 डेज। तो वो क्या कहते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ख्याल रहे सर्विस के केस में एडवांस पे भी टीओएस है, तो आपने जिस दिन इनवॉइस दिया वो या उसके पहले आपने पैसा ले लिया होगा, एडवांस में ले लिया होगा तो आपका टीओएस टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एडवांस आ जाएगा। तो ख्याल रहे डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। मजा आया होगा तो यस कहिएगा और ठोको लाइक। ओके उसके बाद में नेक्स्ट, और लाइक मेरे लिए नहीं, ओके आपको अगर मजा आता है तो आप इस लाइक से एक्सप्रेस करोगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा लेंगे। ओके तो आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा करवाना चाहते हो इस रिवीजन का तो आपको एक काम करते जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम मतलब क्या? आपने इनवॉइस विद इन 30 डेज या 45 डेज नहीं दिया तो वो कहते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ओके फिर हम इनवॉइस का रहा नहीं देखेंगे, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट किया, ख्याल रहे ओके ये लर्न कर लेना, जिस दिन सर्विस कंप्लीट किया या उसके पहले एडवांस मिला होगा तो रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर आपको उस दिन आपका टीओएस फिक्स किया जाएगा। और इफ टीओएस कैनॉट बी डिटरमाइन अंडर क्लॉज ए और बी तो डेट व्हेन रिसिप्ट शोज इन द रिसिप्ट सर्विस ऑफ when recipient shows receipt of service in his books of account। बहुत सी बार क्या होता है सप्लायर यानी फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ना इनवॉइस की डेट भी नहीं बता रहा है, कंप्लीशन की डेट भी नहीं बता रहा है, क्योंकि सप्लायर इस साल अपना ये रिसिप्ट बुक नहीं करना चाहता है, वो इतना इनकम नहीं बढ़ाना चाहता है और सप्लायर अपने बुक्स में कुछ भी नहीं बता रहा है, ना इनवॉइस इशू बता रहा है ना डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बता रहा है। तो फिर सप्लायर का टीओएस कैसे निकलेगा? अगर उसके रिसिपिएंट ने अगर उसके रिसिपिएंट ने ओके प्रोविजन कर दी होगी उसके बुक्स में, कभी कभी ऐसा होता है रिसिपिएंट बुक्स में प्रोविजन कर देता है पर सप्लायर नहीं बता रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है हमें बेवकूफ मत बना। अगर तेरे रिसिपिएंट में बुक्स में प्रोविजन कर दी होगी तो जिस दिन तेरे रिसिपिएंट ने बुक्स में प्रोविजन कर दी है उस दिन सप्लायर का टीओएस माना जाएगा, यानी रिसिपिएंट के बुक से सप्लायर का टीओएस फिक्स करेंगे और यहाँ पे उस दिन सप्लायर का टीओएस मान के ओके उस पर लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। ये तो हुआ फॉरवर्ड चार्ज। तो बेटा ए बी और सी इसमें 3 सिचुएशन है, ए और बी और सी और 3 सिचुएशन है। ओके तो यहां तक देखा जाए हमने, अब ऐसा समझ लो ओके यहां पे जय सर सप्लायर ऑफ सर्विस है, अकाउंट वो वी स्मार्ट को सर्विस देते हैं और वी स्मार्ट स्टूडेंट को, तो जय सर के लिए वी स्मार्ट रिसिपिएंट हुआ है। मैंने जय सर को कॉल किया, ये पॉइंट थोड़ा और समझाना चाहूँगा आपको तो और क्लियर होगा। मैंने जय सर को कॉल किया और मैंने कहा जय सर को कि यार जय काम कर कि मुझे 31 के पहले एक्सपेंसेस बुक करना है, इसलिए मैं मेरे बुक्स में तेरी रिसिपिएंट में मेरे बुक्स में तेरी एंट्री एज ए एक्सपेंसेस ये कर रहा हूँ। जय सर ने कहा नहीं सर मुझे ये साल इनकम बुक नहीं करना है, बहुत सारा इनकम हो गया है, मैं नेक्स्ट इसमें इनकम बुक करूँगा, नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दो, अभी तो फेस टू फेस बैच चालू हुई है। मैंने कहा नहीं मुझे तो एक्सपेंसेस बुक करना है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब जय सर ने अगर यहाँ पे मुझे इनवॉइस नहीं दिया और सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई और उनके बुक्स में नहीं बताया, लेकिन रिसिपिएंट वी स्मार्ट ने अपने बुक्स में उसको बता दिया एज एक्सपेंसेस, तो मेरे बुक्स में एक्सपेंसेस बताने की वजह से जय सर का टीओएस फिक्स हो जाएगा और जय सर पे लायबिलिटी आ जाएगी। दोस्तों चलो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये देखा था हमने फॉरवर्ड चार्ज, अगर दोनों ये टेबल साथ में पढ़ोगे तो मजा आएगा। और आपने मेरे पास क्लास किया होगा तो मैंने क्लास में ये टेबल आपको बना के दिया था जो मैं अभी रिवाइज कर रहा हूं। चलो ओके मजा आया होगा तो यस टाइप कीजिएगा, वाई टाइप कीजिएगा, या ठीक है। अब अगर लायबिलिटी आरसीएम की होगी, ओके आरसीएम की होगी, आरसीएम गुड्स का होगा या आरसीएम सर्विस का होगा। ओके हाँ
जब जब कुछ कोई गुड्स खरीदते हो, जैसे यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो कैशू नट्स वगैरह ऐसे गुड्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर वो गुड्स आप एग्रीकल्चर से खरीदते हो तो रिवर चार्ज में रिसिपिएंट को यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा, पर रिवर चार्ज सिर्फ सर्विस के केस में नहीं आता है, जैसे लॉयर की सर्विस, स्पॉन्सरशिप सर्विस, जीटीए की सर्विस, गुड्स के केस में भी रिवर चार्ज है। कुछ गुड्स ऐसे नोटिफाइड किए हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और रिसिपिएंट पे लायबिलिटी है तो रिसिपिएंट का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। पहला आपने ये लर्न कर लेना और एग्जाम में लिखते जाना। इतने सिंपल प्रॉब्लम है कि ये लर्न करना और एग्जाम में लिखना, और विच एवर इज अर्लियर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स रिसीव हुआ वो डेट, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, आपने सप्लायर को कब पेमेंट किया, हाँ डेट ऑफ पेमेंट, आपने सप्लायर को कब पेमेंट किया वो डेट, या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको लेना है। मतलब सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा, वहां से 31st डे, इनवॉइस की डेट छोड़कर जो 31st डे आई होगी वो लेना है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये तीनों डेट में से ओके जो भी डेट अर्लियर होगी, एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज हो जाए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, आपने जब पेमेंट किया होगा, या फिर 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर के इनवॉइस की डेट नहीं लेना, वहां से 31st डे लेना, विच एवर इज अर्लियर वो आपको लेना पड़ेगा। और तीनों भी पॉसिबल नहीं हुआ, ए बी सी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी प्रोविजन कर दी होगी तो वो टीओएस माना जाएगा रिसिपिएंट ने। मतलब क्या, रिसिपिएंट को गुड्स रिसीव भी नहीं हुआ, रिसिपिएंट ने पेमेंट भी नहीं किया, और सप्लायर का इनवॉइस भी नहीं आया जहां से हम 31st डे निकाल सकें, जहां से हम 31st डे निकाल सके वो भी नहीं आया, लेकिन रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में उसकी प्रोविजन कर दी है 31 मार्च को लायबिलिटी की, तो फिर अगर प्रोविजन कर दी होगी ओके तो वो केस में वो डेट टीओएस मानी जाएगी, और रिवर चार्ज में रिसिपिएंट को उस मंथ के ड्यू डेट में टैक्स देना पड़ेगा। यस बेटा, ये इंटर स्टूडेंट के लिए ही क्लास है, ये इंटर के लिए ही क्लास है, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इंटर स्टूडेंट। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिवर चार्ज, मैंने जीटीए सर्विस ली, ओके आपको याद होगा तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मतलब ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ओके मोटर व्हीकल, उसके बाद में नेक्स्ट जो है लीगल सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमने ऐसे बहुत सारे सेक्टर देखे थे, और मैंने सर्विस ली रिवर चार्ज में, तो लायबिलिटी मेरे पे आता है, ओके लायबिलिटी सिर्फ मेरे पे आती है। तो अगर लायबिलिटी मेरे पे आती है तो वो सिचुएशन में मेरा टीओएस कब आएगा, तो डेट ऑफ पेमेंट, ख्याल रहे जिस दिन मैं पे करूंगा, या 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस विच इज अर्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एक ज्यादा है, अदरवाइज बाकी बी और सी और ये मैच हो जाते हैं। ओके, यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यों है गुड्स के केस में, क्योंकि गुड्स टेंजिबल है, दिखता है कब रिसीव हुआ, इसलिए वो इवेंट लिया है, लेकिन सर्विस इनटेंजिबल है, इसलिए सर्विस में दो ही देखना है, बहुत सिंपल, सर्विस में दो ही देखना है। अगर मैंने जीटीए सर्विस ली होगी तो मैंने जो ट्रांसपोर्टर को जब पेमेंट किया होगा, या ट्रांसपोर्टर के इनवॉइस से 61th डे, दोनों डेट आपको लिख लेना है, और ओके विच एवर इज अर्लियर वो आपका टीओएस होगा। और ये आपका ए और बी दोनों भी पॉसिबल नहीं है, ए और बी दोनों भी पॉसिबल नहीं है, तो जिस दिन मैंने प्रोविजन की होगी मेरे बुक्स में वो लिया जाएगा। आई रिपीट, जिस दिन मैंने प्रोविजन की होगी मेरे बुक्स में वो डेट कंसीडर की जाएगी। हमारा बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। चलो ओके, यहाँ पे अब इसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ओके तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर से कह दो, ये सारे रिवीजन चार्ट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है उस मोबाइल से ज्वाइन करो, ओके आपको ये रिवीजन चार्ट्स मिल जाएंगे। अगर उसमें नहीं होगे तो आपके लॉगिन में भी आपको मिल जाएंगे। ओके, आप लॉगिन कैसे आपको करना है, तो उसके लिए मेरा लेक्चर 0100 देखिए, ओके उसमें मैंने पूरा आपको बताया हुआ है। नाउ अब ये जो है पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस, ये कंसेप्ट को समझ लो। कभी कभी क्या होता है, सप्लायर नहीं मांगता है लेकिन मैं एक्सेस पेमेंट कर देता हूं। एग्जांपल लो, सप्लायर है आइडिया कंपनी,
ओके, व्हाट एन आइडिया सर जी। ओके, आइडिया कंपनी सर्विस दे रही है, कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, और मेरे को सर्विसेज दे रही है। आइडिया का इनवॉइस आ गया, और ये जो इनवॉइस आया आइडिया का, ओके, बिल हुआ, ओके, यहाँ पे 1555 ये बिल हुआ और इनवॉइस आ गया, जिसके ऊपर जीएसटी भी लग के आया 1555 पे। ओके, जीएसटी भी लग कर आया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से लमसम आइडिया कंपनी को 2000 रुपये दे दिए। अब देखो, आइडिया कंपनी ने तो 2000 नहीं मांगे थे, लेकिन इनवॉइस में ओके 1555 मांगे थे। ओके, पर मैंने 2000 लमसम दे दिए, तो आइडिया कंपनी को एक्सेस मिल गया। कितना एक्सेस मिल गया? तो 4 ओके यहाँ पे 445 रुपीज़ आइडिया कंपनी को एक्सेस आ गया। ओके, जो आइडिया कंपनी अपने बुक्स में एडवांस बताएगी, अपने बुक्स में एडवांस बताएगी। अब देखो, गुड्स होगा तो एडवांस पे तो जीएसटी नहीं आता है, लेकिन सर्विस होगा तो सर्विस के केस में अगर आपको 1 रुपए का भी एडवांस मिल जाता है तो एडवांस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। सुनिए, आपको एडवांस पे भी जीएसटी देना पड़ता है। ओके, लो कर लो बात। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उसको जो 445 रुपए का एडवांस आया, ओके, वो एडवांस पे जीएसटी देना पड़ेगा। और आइडिया कंपनी क्या करेगी? ये 445 रुपए आपका जो नेक्स्ट इनवॉइस होगा, जब दूसरा इनवॉइस बना, समझ लो दूसरा इनवॉइस 1000 का ही बना, तो उसमें 445 रुपए एडजस्ट कर देगी, और बाकी का पैसे आपसे मांगेगी क्योंकि एडवांस पड़ा हुआ है। लेकिन आइडिया कंपनी को ये सारा एंट्री मेंटेन करने को और उसके जीएसटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को ओके बहुत तकलीफ जाती है। इसलिए ऐसे सप्लायर जिसको कस्टमर से कभी कभी एक्सेस मिल जाता है, तो वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि अगर पेटी कैश मिलती है हमको अप टू 1000 छोटी कैश मिलती है, तो हमें एडवांस पे प्लीज टैक्स ना लगाए। ओके, जो भी अमाउंट मिला तो जब हम नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करेंगे उसी वक्त उसका जीएसटी देंगे। उसी वक्त एडवांस में आप टैक्स लगाओगे, फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो वाउचर बनाना पड़ेगा, इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए हमें छोटे अमाउंट के लिए प्लीज बख्श दो। ओके, हम उसका जीएसटी देंगे, पर जो बिल में उसको एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट बिल में उसमें जीएसटी देंगे। गवर्नमेंट ने बख्श दिया और गवर्नमेंट ने कहा चलो भाइयों और भाइयों, ओके क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कि अगर एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, अगर सप्लायर चाहता है ओके और उसको पेमेंट मिलता है अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस से ज्यादा पेमेंट मिलता है, तो वो 1000 तक वो जो है नेक्स्ट इनवॉइस जब इशू करेगा तब टीओएस फिक्स करेगा। पर ख्याल रहे, ये अप टू 1000 पर इनवॉइस है, अप टू 1000 पर इनवॉइस है। मतलब क्या? अगर 1000 से ज्यादा एडवांस होगा, कम ऑन 1000 से ज्यादा एडवांस होगा तो वो सिचुएशन में एडवांस पे ही टैक्स देना पड़ेगा। 1000 या उससे कम होगा तो वो नेक्स्ट इनवॉइस में इसका टीओएस ओके फिक्स कर सकता है। समझा होगा तो ठोको लाइक। ओके, मजा आया। उसके बाद में वाउचर्स। भाई ये वाउचर्स क्या होते हैं? आपने ये वाउचर्स देखे होंगे। एक तो होता है वाउचर, डिस्काउंट वाउचर, भाई डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं। और एक वाउचर्स होते हैं कि आप ओके आपने हमारे यहाँ माल खरीदा है, चलो ये वाउचर लो, ये आप अगली बार ये गुड्स आपको फ्री मिल जाएगा। ओके, या तो ये गुड्स के और सर्विस के वाउचर, लॉन्च के वाउचर मिल गए, कोई ओके सलून सर्विस के वाउचर मिल गए। ओके, तो जहां को डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, जहां आपको वादा किया जा रहा है कि हम कोई गुड्स देंगे या सर्विसेज देंगे, तो ऐसे जो वाउचर इशू करता है जिसमें गुड्स और सर्विस देने का वादा करता है, वो वाउचर पे जीएसटी आता है, तो अब वो वाउचर पे जीएसटी कब आएगा? ओके, कब आएगा? उसका टीओएस कब आएगा? तो गवर्नमेंट कहती है उसका टीओएस, अगर वो वाउचर आइडेंटिफाइबल है, और इन अदर केसेस वो नॉन आइडेंटिफाइबल है। अगर वो वाउचर आइडेंटिफाइबल होगा, और सेकंड नॉन आइडेंटिफाइबल होगा। आइडेंटिफाइबल क्या होगा? कि भाई मैंने आपको वाउचर दिया, आपने 10,000 का खरीदा, मैंने कहा कि देखो ये वाउचर लो, नेक्स्ट जब परचेस करने आओगे तो आपको एक शर्ट फ्री दिया जाएगा। उसमें शर्ट स्पेसिफिक है, कौन सा गुड्स मिलने वाला है ये स्पेसिफिक है। एक प्रेशर कुकर आपको फ्री दिया जाएगा, आपको ये लॉन्च सर्विस फ्री दी जाएगी। तो आपको जो वाउचर दिया गया वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि किसका वाउचर है, तो उसका टीओएस यानी जीएसटी देने की जिम्मेदारी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे आएगी। मतलब आप वो वाउचर को इनकैश करो या ना करो, जिस दिन वाउचर इश्यू किया गया उस दिन ही उसकी जीएसटी लायबिलिटी आएगी, और आपको गवर्नमेंट को उसका जीएसटी देना है, उसका वैल्यूएशन करके जीएसटी देना है। फिर आप उसको इनकैश करे या ना करे। लेकिन
ओके, इन अदर केस वो नॉन आइडेंटिफाइबल है। नॉन आइडेंटिफाइबल मतलब क्या, मैंने आपको 1,000 का वाउचर दे दिया और मैंने कहा कि आप नेक्स्ट परचेस में 1,000 रुपए तक मेरे शॉप से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओहो, कुछ भी हो गया। ओके, कुछ भी ले सकते हो मतलब नॉन आइडेंटिफाइबल है। नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर होगा तो वो केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यानी मुझे जीएसटी देने की जिम्मेदारी उसी वक्त आएगी जब उसको आप इनकैश करोगे, रिडीम करोगे। इसलिए फायदा क्या है, फायदा है कि नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर दो, ओके, कुछ भी लेके जाओ। तो मतलब क्या, अभी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, जब आप इनकैश करने आओगे तब जीएसटी लेके जाओ। लेकिन नुकसान क्या है, ओके, वो कुछ भी लेके जाएगा। अब कोई यहाँ पे समझ लो मेरा करंट गुड्स है, न्यू फैशन वाला गुड्स है, वो भी लेके जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में बिजनेस की सिचुएशन को देख के आप डिसाइड करना, जीएसटी की नहीं। आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, नॉन आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। समझा होगा तो आपको क्या करना है आपको पता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे रेसिडुअल केसेस। रेसिडुअल केसेस मतलब ऊपर दिए गए प्रोविजन से आपका टीओएस फिक्स नहीं हो रहा है। ओके, आप क्रॉनिकल टैक्स इवाइडर हो, कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हो, ना आपका रिमूवल ऑफ गुड्स है, ना सर्विस कंप्लीशन डेट है, ना इनवॉइस है, कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो और आप पकड़े गए तो वो केस में अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न के प्रोविजन में आते हो तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था वो डेट पे आपका टीओएस आएगा। और अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न में नहीं आते हो तो जिस दिन आप टैक्स पे करने जाओगे उस दिन आपका टीओएस आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी। मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में बताया था, इन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जिसका इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी आता है और वो वैल्यू में ऐड होता है। पर जीएसटी कब आता है, जब ये अमाउंट मिलेगी, हाँ, जो मंथ में या क्वार्टर में ये एडिशनल अमाउंट मिलेगी उस मंथ या क्वार्टर में आपके अगेंस्ट में जीएसटी आता है। चलिए, तो ये हमने प्रोविजन देख लिया। अब ख्याल रहे कि ये वाउचर वाला, रेसिडुअल केस वाला या इंटरेस्ट वाला, कि ये दोनों के लिए सेम है। आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया हो या सप्लाई ऑफ सर्विस किया, उसका वाउचर होगा, या इंटरेस्ट, दोनों में से किसी क्या होगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। दोनों केस में बेटा जहां तक देखा जाए जो मंथ या क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलेगा उस मंथ या क्वार्टर में टीओएस आएगा। अब यहां पे दो वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट मेड। ओके, अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में हो तो कभी कभी जिस दिन पैसा रिसीव हो गया, पहले रिसीव होगा, उस पे टीओएस आता है, और आप रिवर्स चार्ज में हो तो डेट ऑफ पेमेंट पे भी टीओएस आता है। तो डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, ओके, पेमेंट रिसीव्ड कब बोला जाएगा, ओके, डेट ऑफ बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। हाँ, डेट ऑफ रिसिप्ट ध्यान रखना, कभी कभी आपको प्रॉब्लम में दो डेट दी होगी कि भाई चेक इस दिन रिसीव हुआ, बुक एंट्री की और बैंक में बाद में रियलाइज हुआ, तो आपको डेट ऑफ रिसिप्ट कौन सी लेनी है, तो बुक एंट्री जिस दिन की या बैंक रियलाइजेशन विच एवर इज अर्लियर। कभी कभी ऑनलाइन पैसा पहले आ जाता है और एंट्री हम बाद में करते हैं, तो आपको विच एवर इज अर्लियर वो डेट ऑफ रिसिप्ट लेना है और उसके हिसाब से टीओएस फिक्स करना है। और सेकंड, आरसीएम, आरसीएम में डेट ऑफ पेमेंट वर्ड यूज किया है। डेट ऑफ पेमेंट जो हम सप्लायर को देते हैं, तो जिस दिन आपने बुक एंट्री की या बैंक को डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट नहीं, बैंक को डेबिट हुआ क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, तो विच एवर इज अर्लियर ये आपको लेना है और उसके हिसाब से रिसिप्ट की डेट फिक्स करनी है। तो ये जो डेट ऑफ रिसिप्ट किस दिन मानी जाएगी, ओके, तो इसलिए जब टीओएस फिक्स करते हो, और प्रॉब्लम में आपको 3 दिया है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ बुक एंट्री और डेट ऑफ बैंक क्रेडिट, तो आपको सिंपल तीनों डेट लिख लेना है और विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। आपको ये केस में भी डेट ऑफ पेमेंट बुक एंट्री दी है, डेबिटेड टू बैंक दिया है और 61th डे फ्रॉम सप्लाई से इनवॉइस लेना है, विच एवर इज अर्लियर उसके ऊपर टीओएस फिक्स कर देना है। ये हमने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बता दूं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मतलब आपकी एक एंटरप्राइजेस है जो इंडिया के बाहर रहती है, मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और आपने सर्विस इंपोर्ट की होगी, ओके, और रिसिपिएंट ने सर्विस, आपकी एसोसिएटेड ब्रांच है, सप्लायर बाहर है, आप इंडिया में हो, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, डेट ऑफ बुक एंट्री या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। हाँ, ये स्पेसिफिक केस है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की, यहाँ 61th डे नहीं लिया जाता है। जब भी आप बाहर से सर्विस लेते हो, कम ऑन,
बाहर से आप सर्विस लेते हो वो इंपोर्ट सर्विस कही जाती है, और वो इंपोर्ट सर्विस में रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी, ये आरसीएम लगता है यहाँ पे, रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आती है। पर हम रिवर्स चार्ज में क्या देखें, डेट ऑफ पेमेंट और 61th डे, ये प्रोविजन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस केस में डेट ऑफ बुक एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ये अप्लाई होगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है। मजा आया होगा आपको, यस और नो? चलो स्टार्ट करें, आर यू रेडी, यस और नो? ठीक है, तो चलिए आज हम चालू करने वाले वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहां पे पहले 2-3 चैप्टर्स जो है इंटर और फाइनल लेवल का रिवीजन जो है सेम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स दोनों को सेम है। सिर्फ इतना ही है कि जब मैं फाइनल लेवल का रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ या एग्जाम ओरिएंटेड क्लास पढ़ाता हूँ तो हम प्रैक्टिकल डिस्कशन बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम है, जैसे सप्लाई हुआ, आरसीएम हुआ, कंपोजिशन स्कीम हुआ। ये चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें यहां पे अगर आप देखोगे तो इंटर लेवल को मैंने ये पेज दिया हुआ है, एक पेज दिया हुआ है, बस इंटर लेवल को इतना ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और फाइनल लेवल को जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे जो सेकंड पेज है, और इसके आगे के चैप्टर्स अब स्प्लिट हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको अब आगे जानकारी दूंगा। इसलिए ये डिस्क्रिप्शन कॉलम में फाइनल और इंटर की प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, तो आगे के वीडियोस कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इस सेशन के एंड में हम देखेंगे। आज जो ये पहला पेज दिया हुआ है ये हम डिस्कस करेंगे, और कल जो है, कल वैल्यू ऑफ सप्लाई का फाइनल लेवल पे, एडवांस लेवल पे ये जो सेकंड पेज है इसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये जो पहला पेज है इंटर लेवल एज वेल एज फाइनल लेवल दोनों को मिल चुका है, ओके, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब ये रिवीजन है बेटा, बाकी आप क्वेश्चनर की लेवल देखो, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, तो जब आप क्वेश्चनर वीडियो देखोगे तो उसमें दोनों की लेवल सब्सटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। चलिए, तो चालू करें डिनर के साथ। ये रिवीजन आप जरूर देखिएगा, तो आई होप आप डिनर कर रहे होगे और डिनर के साथ ये रिवीजन देखिएगा। स्टार्ट करें, चलो बेटा। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, हम देखते हैं सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे ये सेक्शन 15 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) और सेक्शन 15(3), ठीक है। सेक्शन 15(1) जो है यहां पे जहां तक है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, वैल्यू जो होगी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन वैल्यू। भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी क्या? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल प्राइस। मतलब क्या? मतलब यहां पे अगर आप दिन में 10 लोगों को सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो अगर फर्स्ट को आपने 50 रुपीज में दिया, सेकंड वाले को आपने 80 रुपीज में दिया, वॉट एवर यूर एक्चुअल प्राइस। तो पहले केस में अगर आपका 50 रुपीज होगा तो उस 50 रुपीज पे जीएसटी आएगा, सेकंड केस में आपका 80 रुपीज होगा तो 80 रुपीज पे जीएसटी आएगा, थर्ड केस में अगर यहाँ 100 रुपीज में सेल किया तो 100 पे आएगा। तो जो भी एक्चुअल प्राइस होगी उस पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक्चुअल प्राइस पेड और पेएबल, यानी कैश सेल होगा तो पेड या क्रेडिट सेल होगा तो पेएबल। ओके, पर इसकी 2 कंडीशन है। गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्चुअल प्राइस पे ही जीएसटी लेंगे, वॉट रेट में भी, कम ज्यादा जो भी हो, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। क्या? जिसको भी आपने ये प्राइस चार्ज किया है गुड्स और सर्विसेज या बोथ का, ओके, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिलेटेड होगा तो फिर हम एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी नहीं लेंगे। तो वो सिचुएशन में आपका जीएसटी जो है कौन से प्राइस पे लिया जाएगा, तो उसके लिए रूल्स अप्लीकेबल है, और रूल्स फाइनल लेवल को ही अप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां पे 2 कंडीशन है। कौन सी 2 कंडीशन? दे आर नॉट रिलेटेड and price is sole consideration. I repeat, they are not related and price is sole consideration. ठीक है। अब यहां
दो रिलेटेड यानी क्या, तो रिलेटेड की डेफिनेशन हमने सप्लाई चार्ट में पढ़ी थी। ओके, रिलेटेड मतलब क्या, तो फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दूं। रिलेटेड मतलब कॉमन डायरेक्टर्स ऑफिसर्स लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, कई पार्टनर हो गए। नाउ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% स्टेक इन बोथ ऑफ देम, यानी सप्लायर रिसिपिएंट में दोनों कंपनी में और या दोनों एंटिटी में किसी तीसरे का 25% से ज्यादा स्टेक है। वन कंट्रोल द अदर, बोथ कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, टुगेदर दे कंट्रोलिंग थर्ड पर्सन और मेंबर ऑफ सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन हमने देखा था कि स्पाउस और चिल्ड्रन ये ऑलवेज रिलेटेड माने जाएंगे। ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट हो गया। अगर रिलेटेड पार्टी को आपने सप्लाई किया होगा, सिर्फ सप्लाई फिर सेक्शन 71A का हो, 71B का हो या 71C का हो, कोई भी सप्लाई किया होगा तो रिलेटेड पार्टी के केस में यहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। हाँ, आपको जो भी प्राइस मिल रही है एक्चुअल प्राइस, उसके अलावा अदर कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब क्या, मतलब आपको ये कह दूं कि यहां पे जो 71C के सप्लाई, शेड्यूल 1 के सप्लाई, उसका वैल्यूएशन इससे हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां प्राइस होती ही नहीं है, वो फ्री, वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो वो केस में रूल्स लगते हैं और वो सिर्फ फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है। ओके, तो यहां पे जहां तक है आपने जो भी प्राइस चार्ज किया वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, आपने जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया है इसमें कुछ एडिशन होगा और ये एडिशन इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, क्योंकि इसके ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसलिए ये चैप्टर में से जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट यहाँ 10 न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना, अच्छे प्रॉब्लम सेलेक्ट करना और पूरा सॉल्व करके देखना नोट्स के साथ। आई रिपीट, मैं ये कहूंगा कि नोट्स के साथ पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो अब बेटा यहां पे आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में टोटल 5 इंक्लूजन्स हो गए। कौन से 5 इंक्लूजन हो गए? सेक्शन 15(2) के हिसाब से, सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्लॉज ए, वो कहते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी ऑल टैक्सेस लेविड अंडर दिस लॉ, अंडर एनी लॉ, मतलब जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी आज लगते हैं आपके सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सर्विस के, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो टैक्सेस ऐड करोगे जीएसटी निकालने के लिए, एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी खुद इटसेल्फ ऐड नहीं करोगे। जैसे अगर हम बात करें तो टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये आपको पता है, हमने इंट्रोडक्शन रिवीजन में देखा था। तो अगर समझ लो कोई टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। बेसिक प्राइस, लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पे बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है, बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए है जी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी और एक्साइज ड्यूटी 30,000 है, तो टोटल कितना हुआ? 1,30,000। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? तो जीएसटी 1,30,000 पे लगेगा। इज इट क्लियर? यानी जो भी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी का हो या म्युनिसिपल टैक्सेस हो या फिर एक्साइज ड्यूटी हो, जो भी टैक्सेस अंडर एनी लॉ लग रहा है तो आपको वो वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा। आई रिपीट, वो वैल्यू में आपको ऐड कर देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक्सेप्ट जीएसटी, तो ये टैक्सेस आपको ऐड करने हैं जो भी एक्स्ट्रा लगाया है फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं क्या? थर्ड पार्टी पेमेंट। ये थर्ड पार्टी पेमेंट मेरा वर्ड है, एक्चुअली वर्ड ऐसे, एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट फॉर विच सप्लायर इज लायबल टू पे। मतलब क्या? कोई ऐसे चार्जेस है जो सप्लायर ने जिम्मेदारी ली है लेकिन रिसिपिएंट ने इंकर्ड किया है, तो वो चार्जेस सप्लायर जब इनवॉइस बनाएगा तो वो इनवॉइस में ऐड करेगा, वॉट एवर इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। इसके 2 एग्जांपल फटाफट मैं यहां लेना चाहूंगा। पहले तो फ्रेट चार्जेस। भाई मेरा कस्टमर है, उसने मेरी शॉप है, ट्रेडिंग की शॉप, और उसने मुझे यहां पे रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं रेफ्रिजरेटर आपके घर तक पहुंचा के दूंगा, मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन एट योर गेट करूंगा। तो यहां पे लाइबिलिटी किसकी ली? फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसकी लाइबिलिटी किसने लिया? सप्लायर ने लिया, मतलब सप्लायर इज लायबल टू पे। लेकिन कुछ रीजन की वजह से जो एड्रेस उसने दिया वहां पे मेरा ट्रक या टेम्पो जाने को रेडी नहीं है, तो मैंने रिसिपिएंट को कहा देखो भाई, तुम्हारा अगर कोई पहचान का होगा तो भेज दो, तुम्हारा कोई पहचान का होगा तो भेज दो, मैं उतनी प्राइस कम कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन उसने अरेंज किया, यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। कम ऑन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, जिसकी लायबिलिटी किसने ली थी? सप्लायर ने ली थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फ्रेट चार्जेस रिसिपिएंट ने दिए
उसने देने की वजह से हमने प्राइस कम कर दी। समझ लो मेरी प्राइस थी 100 प्लस 10 फ्रेट, लेकिन मैंने फ्रेट नहीं लिया, 100 ही लिया, लेकिन सप्लायर की लायबिलिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप केस स्टडी या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये जरूर देखना कि सप्लायर इज लायबल टू पे, सप्लायर की लायबिलिटी होगी और इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, तो वो सिचुएशन में ऐड किया जाएगा सप्लायर को। इवन दो रिसिपिएंट ने पेमेंट किया पर वो अपने वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा। डन बेटा। उसके बाद में जहां तक देखा जाए, कमन 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 यहां पे सभी देखिएगा, तो ये सप्लायर को थर्ड पार्टी पेमेंट के चार्जेस ऐड कर देना है। उसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल फ्रेट का ही लेता हूं। समझ लो सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री या एक्स शॉप सेल किया। मतलब क्या? मतलब यहां कि भाई मेरे फैक्ट्री से तू लेके जा, ट्रांसपोर्टेशन मैं नहीं अरेंज करूंगा, तुझे आना पड़ेगा, मेरे फैक्ट्री से माल उठाना पड़ेगा। तो यहां पे सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं ले रहा है। तो ऐसे केस में कस्टमर को जो फ्रेट चार्जेस लगे वो वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। ऐड तभी होंगे फिर वो फ्रेट चार्जेस हो, इंस्पेक्शन चार्जेस हो, यहां पे कमीशन हो, व्हाटएवर इट में भी, अगर सप्लायर ने लायबिलिटी ली होगी तो वही वैल्यू में ऐड किया जाएगा। फिर वारंटी चार्जेस हो, तो जहां तक देखा जाए मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। ओके, पर दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कमॉन कमॉन कमॉन, कौन सा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। बहुत से बार सप्लायर जो है यहां पे सब सेल करता है, तो सेल करता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है। भाई एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से? पैकिंग हो गया, कमीशन हो गया, बिल में एक्स्ट्रा लगाता है, पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, कमीशन चार्जेस एक्स्ट्रा, या फिर कभी कभी यहाँ पे लेबलिंग, डिजाइनिंग चार्जेस, रॉयल्टी, वारंटी, इंश्योरेंस चार्जेस, धर्मदा, धर्मदा मतलब वो धर्म के नाम पे चैरिटी के लिए कुछ चार्जेस लगाता है, वेवमेंट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो सेलर एक्स्ट्रा लगाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी चार्जेस ओके सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो देखो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो ऐड किए जाएंगे। मतलब सप्लाई करते वक्त या डिलीवरी देने के पहले बिल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए, ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए तो वो भी ऐड किए जाएंगे। अब दो वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, कोई इंसिडेंटल टू सप्लाई होना चाहिए। मतलब क्या? आपने सप्लाई किया और उससे रिलेटेड आपने लेबलिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस लगाए, तो वो वैल्यू में ऐड हो गए। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। ये एनीथिंग डन बाय द सप्लायर का मतलब क्या है? समझ लो मैं कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं, आपने कहा नहीं नहीं सर दिवाली है, मुझे गिफ्ट पैकिंग करके दो। तो मैंने कहा देखो गिफ्ट पैकिंग करके, तो गिफ्ट पैकिंग के एक्स्ट्रा लगेंगे 50 रुपए। तो अब देखो मैं नॉर्मली गिफ्ट पैकिंग नहीं देता हूं, पर आपने कहा और आपने आपके कहने पे मैंने किया। एनीथिंग डन बाय द सप्लायर, कम ऑन, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। तो अगर कस्टमर के कहने पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की गई जिससे चार्जेस लगाए गए, वो भी वैल्यू में ऐड हो गए। यानी अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है और आपके कहने पे, कम ऑन, आपके कहने पे मैं कुछ एनीथिंग डन कर रहा हूं ओके, और उसके चार्जेस लगा रहा हूं जैसे गिफ्ट पैकिंग के, तो वो 50 रुपए भी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए, इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऐड कर रहे हो वो 15(2)B का है या 15(2)C का है। What is the difference between 15(2)B and 15(2)C? 15(2)B की अगर हम बात करें तो वो सप्लायर नहीं लगा रहा है, सप्लायर की जस्ट लायबिलिटी थी इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। मतलब क्या? मतलब ये कि सप्लायर ने कहा था भाई ये चीजें, ये एक्टिविटी मैं करके दूंगा ओके, यहां पे आपको ट्रांसपोर्ट करके दूंगा, यहां कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो मेरे सप्लाई के लिए जरूरी है वो मैं करके दूंगा। लायबिलिटी सप्लायर की थी पर खर्चा रिसिपिएंट ने कर दिया, तो सप्लायर को अपने वैल्यू में ऐड करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये केस में रिसिपिएंट कुछ अपने जेब से नहीं कर रहा है ओके, यहां पे रिसिपिएंट सप्लायर खुद ही इनवॉइस में एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो ख्याल रहे, यहां रिसिपिएंट आउट ऑफ पॉकेट कर रहा है, तो यहां पर रिसिपिएंट खुद एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है। तो सप्लायर ने अपने इनवॉइस में इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर
और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो भी एक्स्ट्रा लगाएगा वो वैल्यू में ऐड होगा। सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी देते थे गुड्स की या सर्विस देते हैं, बाद में हम वारंटी चार्जेस लगाते, सप्लाई होने के बाद हम चार्जेस लगाते। अगर आप सप्लाई होने के बाद चार्जेस लगा रहे हो दोस्तों, तो वो केस में वो फिर वैल्यू में नहीं ऐड होता है, उसके लिए सेपरेट डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ती है और वो डेबिट नोट में जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये समझा क्या? अगर समझा होगा तो यस कहिएगा और आपको क्या करना है, ठोको लाइक। ओके, मेरी रिवीजन अगर आपको अच्छी लग रही है ओके तो बस आप अपना काम करते रहो, मैं आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते रहूंगा और इस बार 80 बार जीएसटी आपके लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के ही रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट डी, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान से सुनिएगा, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये क्या है? ठीक है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो इसमें हम दो पार्ट देखेंगे, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। दो टाइप के इंटरेस्ट जीएसटी में पढ़ने में आते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। आपको याद होगा तो लोन का इंटरेस्ट होगा, एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट होगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है बट एग्जम्प्ट है। हमने पहले भी देखा था सप्लाई टॉपिक में कि इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट ओके ये सर्विस है बट एग्जम्प्ट है। और हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था सभी कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहां पे हम अब कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसका इंटरेस्ट मतलब क्या? मतलब ये है कि मैंने आपको कोई माल बेचा, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, या मैंने आपको कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया और आपसे पैसा आना बाकी है, कंसिडरेशन आना बाकी है, और आपने ये जो कंसिडरेशन है 1 महीने में देना चाहिए पर आपने नहीं दिया, आपने 2-3 महीना लगा दिया उसके लिए। तो मैंने कहा देख भाई ओके, जो मुझे सप्लाई के अगेंस्ट में पैसा मिलना था उस तूने लेट कर दिया तो मैं तुझे इंटरेस्ट लगाऊंगा या लेट फी लगाऊंगा। बहुत सी बार होता है ना कि टेलीफोन भी लेट फी लग जाती है, ओके पेनल्टी लग जाती है, सप्लायर हमें लगाता है, तो क्या उसका क्या होगा? क्या वो भी एग्जम्प्ट है? नहीं। ओके, वो क्लॉज डी में ऐड होता है, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये क्लॉज डी में ऐड किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा, वो वैल्यू में ऐड होगा। लेकिन इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा ओके, और मजा आया तो ठोको ओके, ठीक है। तो कौन से 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है? जब आप इंटरेस्ट, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया है, लेट फी दिया है, पेनल्टी दिया है, तो डिफॉल्ट एजम्पशन देना कि वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है मतलब क्या? मतलब आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, सुनिए आप ध्यान से सुनिए, हाँ आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो, ये टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो ओके। टैक्सेबल वैल्यू में प्राइस दिया हुआ है 1 लाख रुपए, आपको प्रॉब्लम में प्राइस दिया 1 लाख रुपए, आपको कमीशन दिया हुआ है, आप कमीशन ऐड कर रहे हो 20,000 रुपए। चलो आप वारंटी ऐड कर रहे हो, यहां पे वारंटी ऐड कर रहे हो 10,000 रुपए। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर, तो यहां पे थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर, तो वो आप ऐड कर रहे हो 5,000 रुपए। और ये भी कहा है कि आपने इंटरेस्ट लिया है डिले पेमेंट का। अब इंटरेस्ट वो कह रहे हैं कितना, तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आपने यहां पे लिया 8,000 रुपए। तो अब ख्याल रहे पूरा 8,000 ऐड नहीं होगा। अगर जीएसटी रेट दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया है 12%, तो आपको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 ओके, हाँ ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 इतना जीएसटी आपको ऐड करना है। भाई कैलकुलेटर किधर गया? यहाँ होना चाहिए तो कैलकुलेटर है। मतलब आपको 8,000 यहाँ पे 8,000 डिवाइडेड बाय ओके 112 इंटू 100, तो आपका जो भी अमाउंट आएगा, ये काम नहीं कर रहा है, जाने दो 2 मिनट। $8,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो आपका जो आएगा 7142, करेक्ट, वेरी गुड।
तो आपको 7142 ऐड करना है। सर क्या ये इंटरेस्ट के लिए लेना है क्या? नहीं, इंटरेस्ट होगा, लेट फी भी इंक्लूसिव होगा, एज वेल एज पेनल्टी भी इंक्लूसिव माना जाएगा। तो चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि जब भी आप वैल्यू में लोगे तो नॉर्मली इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी भी कंसिडर एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपको जीएसटी निकाल के वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो अगर आप सेक्शन 12(6) या 13(6) पढ़ते हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इन अ मंथ व्हेन सच अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। यानी आपको प्रॉब्लम में ये नोट डालना है कि भाई इंटरेस्ट हम वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी निकाल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी का जीएसटी उस मंथ में पे करना पड़ता है जिस मंथ में आपको इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद में जहां तक देखा जाए रेट, सर इस अगर इंटरेस्ट पे हम उस मंथ में जीएसटी निकाल रहे हैं जो मंथ में हमें ये मिल रहा है, तो रेट क्या होगे? रेट ओरिजिनल इनवॉइस के बेस पे। अगर ओरिजिनल इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो जो भी गुड्स का रेट होगा वो, ओरिजिनल इनवॉइस सप्लाई ऑफ सर्विस का है तो जो भी सर्विस का रेट होगा वही रेट से आपका इंटरेस्ट का जीएसटी निकाला जाएगा। तो चलो सर ये तो बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हम लास्ट क्लॉज ई की बात करते हैं और वो है सब्सिडी। ओके, आपको याद होगा तो वो क्या कहते हैं, कौन सी सब्सिडी आपको ऐड करनी है? सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। चलो ये चार्ट से देखते हैं। चार्ट में क्या है भाई? सब्सिडी। ओके, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ये हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी देखा और यहां पे बता दो दोस्तों। तो ओके, नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर गवर्नमेंट से होगी। अगर सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा, आई रिपीट, सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड होगा। अगर सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड नहीं किया जाएगा। अब सर ये बताइए, लिंक टू द प्राइस और नॉट लिंक टू द प्राइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, तो आपको ये बता दूं कि दोनों में बेटा यहां पे ये डिफरेंस है कि जैसे एक लमसम सब्सिडी मिलती है, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, लो यहाँ पे 2 लाख रुपए। अगर लमसम सब्सिडी होगी जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है या सर्विस के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। पर कभी कभी सब्सिडी ऐसी है, भाई आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 100, चलो 100 में से 20 रुपीज हमारा, यानी पर जब भी एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो 80 आपका, 20 हम सब्सिडी देंगे। तो अगर प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी होगी, प्रोडक्ट प्राइस लिंक सब्सिडी होगी तो वो 20 रुपीज वैल्यू में ऐड किए जाएंगे इवन दो आप कस्टमर से 80 रुपीज ले रहे हो। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपकी सब्सिडी ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूडेड है, या बहुत सी बार ऐसे वर्ड आते हैं कि गिवन प्राइस एडजस्टेड विद सब्सिडी। अब एडजस्टेड विद सब्सिडी मतलब उसमें से सब्सिडी निकाल दी है। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी निकाल दी है तो अच्छी बात है, लेकिन अदर की सब्सिडी होगी तो आपको वो वापस ऐड करनी पड़ेगी। तो वर्डिंग्स के तरफ यहां ध्यान देना। बहुत सी बार आता है कि गिवन प्राइस कंसीडरिंग द सब्सिडी, विदाउट कंसीडरिंग द सब्सिडी, एडजस्टेड विद सब्सिडी। तो वर्ड्स केयरफुली देखो और ये प्रॉपरली लिखो, उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि वर्डिंग्स कैसे है, ओके, और हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व करोगे तो इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। समझा होगा तो यस, आपको क्या करना है आपको पता है। तो चलिए यहां पे हमने ये देखा सब्सिडी। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे और वो है डिस्काउंट। ओके, क्या हमें डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट का डिडक्शन। अब लॉ क्या कहता है? एनी डिस्काउंट, अब भाई नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, सप्लाई करने के पहले या सप्लाई जिस दिन कर रहे हो उस वक्त अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो नाम कुछ भी हो, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, वारंटी डिस्काउंट, व्हाटएवर इट मे बी, सभी डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू। ओके, लेकिन आपको ये डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में लेकिन आपका डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई। तो गवर्नमेंट कहती है रुको रुको रुको, इसमें लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमें बताओ क्यों दिया भाई, पहले क्यों नहीं दिया? ओके, सप्लाई के बाद दे रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कोई कैश में एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली ना? तो नहीं। अब देखो, सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होगा तो हम डिडक्शन देंगे, पर कुछ शर्तें हमारी। क्या वो अग्रीड था? अगर पहले से अग्रीड था तो आगे बढ़ेंगे। अगर पहले से वो अगर ऑलरेडी अग्रीड नहीं था, नॉट अग्रीड मतलब ना इनवॉइस में कहीं लिखा था ना एग्रीमेंट में कहीं लिखा था और वो अग्रीड नहीं था,
तो अगर अग्रीड नहीं होता तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉब्लम में जब भी डिस्काउंट आए तो ये देखना कि वो अग्रीड था या नहीं था। अगर अग्रीड नहीं था तो डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो ऑलरेडी अग्रीड था, सुनिए, ऑलरेडी अग्रीड था तो वो फिर दो और कंडीशन लगेगी। क्या वो लिंक टू द इनवॉइस है? क्या वो डिस्काउंट बताया जा रहा है कौन से इनवॉइस का? यस। और आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, जो भी पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट है, जिसे मैं पोस्ट रिमूवल और आफ्टर रिमूवल डिस्काउंट कहता हूं, ये डिस्काउंट का डिडक्शन 3 शर्तों पे मिलेगा। कम ऑन मेरे साथ, यहां पे देखो कौन सी शर्त? वो अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू द प्राइस होना चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए, और आपके रिसिपिएंट ने जो पूरी इनवॉइस का आईटीसी ले लिया था तो डिस्काउंट का जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आता है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल इनवॉइस तो फुल वैल्यू का दे दिया और उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा, आपका उतना टैक्स कम कर दिया जाएगा, लेकिन आपके रिसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट जो है वो रिवर्स करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा। समझा क्या बेटा? पूरा याद आया क्या? याद आया होगा तो यस ठोको यहां पे। चलिए, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आए थे। स्टैगर्ड डिस्काउंट, जैसे बाय मोर सेव मोर ऑफर। पहला कस्टमर आया, भाई तुझे कितना डिस्काउंट चाहिए? तूने कितने क्वांटिटी ली? चल 10% डिस्काउंट। दूसरा आया, तूने अच्छा इतनी सारी क्वांटिटी ली, 20% डिस्काउंट। तीसरा आया, उसने बल्क में लिया, 40% डिस्काउंट। क्या मैं ऐसे स्टैगर्ड अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं? यस, दे सकता हूं। कोई मतलब वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू, हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू अलग, हर ट्रांजैक्शन के डिस्काउंट अलग, इसलिए मैं अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं। अगर वो इनवॉइस में बताया जा रहा है तो मैं वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट। कभी कभी क्या डिस्काउंट मैं जब जो देता हूं एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देता हूं, एट द टाइम या बिफोर सप्लाई नहीं देता हूं, ईयर एंड डिस्काउंट देता हूं। ईयर एंड डिस्काउंट मतलब क्या कि भाई देखो यहां पे बिजनेस करो, कस्टमर को कहता हूं मेरे डीलर है कस्टमर, तुम भी आगे बेचो, जितना माल उठाओगे मैं ईयर एंड में या हाफ ईयर एंड में देखूंगा और आपको एक साथ डिस्काउंट पास ऑन करूंगा। तो क्या ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा? यस मिलेगा, लेकिन आपको ये कंडीशन, ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज बी है, तो बी की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या वो पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट जो आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया था, बाद में दिया था, क्या अग्रीड था? हाँ अग्रीड था। क्या लिंक टू द इनवॉइस है? हाँ, हर इनवॉइस से रिलेटेड हमने बताया हुआ है। क्या वो रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स की है? हाँ। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ईयर एंड डिस्काउंट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट भी वही है बेटा। सेकेंडरी मतलब क्या? आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया, मतलब नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और आपने बाद में दिया, तो सेकेंडरी डिस्काउंट का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर 15(3)(b की सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर दोगे। मतलब वो एग्रीड होना चाहिए, वो लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और आपके रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां पे सेक्शन 15(1), 15(2) और 15(3) कंप्लीट किया। अब आपको अपना काम करना है, मैंने अपना काम कर दिया है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे उठाना है जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सॉल्व करके देखना है, पर इजी वाले नहीं। यहां पे इजी वाले नहीं, आपको जो है पूरा पढ़ लेना है और उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो उठाना है, और वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया तो मार्क्स छोड़ने नहीं हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा यहां पे 51, 52, 53। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। अब ये क्लैरिफिकेशन में मैं कह दूं कि यहां पे ठीक है, जस्ट अ मिनट, अब देखिए ये जो क्लैरिफिकेशन है मैं पढ़ा रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, इंटर लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ लो, पर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, आपके मटेरियल में है पहला और दूसरा, पर समझ लो, अगर आ गया तो यू आर रेडी, और मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए। तीसरा वाला क्लैरिफिकेशन जो प्योर एजेंट पे है, तो इंटर लेवल के स्टूडेंट जो है इसको स्क्रैच कर दे।
इंटर लेवल के स्टूडेंट इसको स्क्रैच कर दे, लेकिन अभी मैं आज के सेशन में पढ़ा लूंगा तो समझ लो, अदरवाइज आपको वो अप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए इंटर लेवल के स्टूडेंट इसको स्क्रैच कर दे। चलो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक क्लैरिफिकेशन आपको समझा देता हूं। पहला क्लैरिफिकेशन, ओके, यहां पे देखिए, वेदर मोल्ड्स एंड डाइज ओन बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM, इसको मैं कहूंगा OEM, ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, FOC वर्ड यूज करूंगा, ओके, टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब CM is leviable to tax, and whether OEM, original equipment manufacturer, are required to reverse ITC in this case, पहला क्वेश्चन। दूसरा, if there is a contract between OEM and original equipment manufacturer or component manufacturer for supply of components made by using the molds and dies belonging to the component manufacturer, but the same have been supplied by OEM to CM on FOB basis, what shall be the value of supply, ओके, एंड ITC। चलिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा, डायग्राम से समझाना चाहूंगा। डायग्राम में ले लो यहां पे, और ये कि भाई टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने ओके मोल्ड्स और डाई, साचा परचेस किया, मोल्ड्स और डाई परचेस किया, तो मोल्ड्स और डाई परचेस किया टाटा मोटर्स ने, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए और GST उसके ऊपर 12,000 रुपए है। ओके, जैसे ही उन्होंने परचेस किया टाटा मोटर्स ने उसका ITC ले लिया। ओके, तो क्या टाटा मोटर्स ITC ले सकता है? तो आगे मैं बताऊंगा, CBIC क्लैरिफिकेशन कहता है हाँ ITC ले लिया। अब ये मोल्ड और डाइस किसको भेजे? ओके, मोल्ड जैसे पिस्टन, समझ लो पिस्टन्स का मोल्ड खरीदा, डाई खरीदा टाटा मोटर्स ने, और वो मोल्ड और डाई खरीद कर ओके भेजे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर उसके सप्लायर के, टाटा मोटर्स के छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स को ये भेज दिए कि भाई ये मोल्ड लो, ये डाई लो और मुझे पिस्टन्स बना के दो। ओके, तो सप्लायर को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे, लो फ्री ऑफ कॉस्ट लो और मुझे पिस्टन्स बना के दो। तो पहला सवाल, क्या ये जो टाटा मोटर्स ने मोल्ड्स और डाई खरीदे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए, किसको फ्री ऑफ सप्लाई किए? अपने सप्लायर को जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, CM मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, तो ये फ्री ट्रांसफर करना सप्लाई बोला जाएगा क्या? तो CBIC क्लैरिफिकेशन कहता है, आगे मैं बताऊंगा, CBIC क्लैरिफिकेशन कहता है कि नहीं, ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, टोटली फ्री दिया हुआ है, टोटली फ्री दिया है। तो अब देखो, हाँ मैं मानता हूं कि एनी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कम ऑन, एनी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जो है ओके कुछ केसेस में सप्लाई बोला जाता है। पहला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच ITC इज टेकन, क्या इन्होंने परमानेंट दिया? नहीं, ये वापस आएगा मोल्ड्स और डाइस कंपोनेंट बना के, इसलिए क्लॉज 1 में नहीं आता है। रिलेटेड को या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया? नहीं। प्रिंसिपल एजेंट है? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ओके CBIC क्लैरिफिकेशन कहता है कि ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है। चलो ये क्लियर हो गया। चलो भाई, ये सप्लायर के पास मोल्ड और डाई आ गया, मोल्ड और डाई होने के बाद उस मोल्ड को यूज करके पिस्टन बनाया गया, कंपोनेंट बनाया गया। अब भाई ये सप्लायर कंपोनेंट बेच रहा है, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कंपोनेंट, पिस्टन, उसका वैल्यूएशन चल रहा है। इसने वैल्यू 2 लाख का पिस्टन बना के दिया कार का। वेदर वैल्यू ऑफ मोल्ड्स और डाइज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंजन, ओके, हाँ ये बहुत सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके एंगल से देखना, अब ये जो अपना कंपोनेंट बना रहा है, जिसका इनवॉइस बना रहा है, जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, अब लॉ क्या कहता है कि जब ये वैल्यूएशन करेगा तो 15(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी। इसके एंगल से देखना तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख रुपए ली जाएगी, प्लस 15(2) में, सॉरी 15(2) क्लॉज A, B और C में ऐड हो गया, तो 15(2) में टैक्सेस ठीक है नहीं है, 15(2)B, हाँ अब 15(2)B जो है कहता है कि कोई ऐसा खर्चा जो सप्लायर ने करना चाहिए था बट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, ओके, जो सप्लायर ने करना चाहिए था इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। तो अब देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे डिपार्टमेंट का ये कहना था कि भाई कंपोनेंट बनाने के लिए मोल्ड जरूरी लगता है, तो मोल्ड सप्लायर ने लाना चाहिए था, मोल्ड सप्लायर ने लाना चाहिए था, पर इनकर्ड बाय रिसिपिएंट टाटा मोटर्स, इसलिए मोल्ड की वैल्यू इसमें ऐड होगी। तो ऐसे केस में CBIC क्लैरिफिकेशन ने कहा नहीं, ओके, ये इंडस्ट्री के फेवर में दिया कि अगर ओरिजिनली टाटा मोटर्स ने मोल्ड लाए होगे और फ्री सप्लाई किए होगे कंपोनेंट बनाने के लिए, तो वो जो है सेक्शन 15(2)B में ऐड नहीं होगा, वो
ओके सप्लायर की लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि भाई तुम मोल्ड दे दो मैं बना के देता हूं, आप उसका मेरे को स्ट्रक्चर दे दो मैं बना के देता हूं, तो ऐसे केस में वो लायबिलिटी सप्लायर की नहीं मानी जाएगी। और कम ऑन, कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आया कि ये मोल्ड की वैल्यू उसमें ऐड नहीं होगी सेक्शन 15(2)(b) में, और ओके टाटा मोटर्स उसका आईटीसी कंटिन्यू करेगा। तो इसमें तीन बातें थी। पहला, क्या जो फ्री दिया क्या वो सप्लाई माना जाएगा? नहीं। ओके दूसरा, क्या कंपोनेंट जब बना के टाटा मोटर्स को दिया जाएगा तो क्या उस वैल्यू में मोल्ड की वैल्यू ऐड होगी क्या? नहीं, क्योंकि लायबिलिटी सप्लायर की नहीं थी। तीसरा, क्या ये मोल्ड का जो जीएसटी लग गया इसका आईटीसी कौन लेगा? तो इसका आईटीसी टाटा मोटर्स लेगा। समझा होगा तो ठीक, नहीं तो जितना पढ़ा है उतना समझ लो, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मैं रिवीजन में नहीं ले सकता हूं। तो देखो वो क्या कहते हैं, नॉट अ सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके, एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, आईटीसी नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, मतलब टाटा मोटर्स ने जो आईटीसी ले लिया वो कंटिन्यू रहेगा, उसका आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और वैल्यू डज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स और डाई इज नॉट इनकर्ड बाय सीएम इफ मोल्ड्स एंड डाई सेंड टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वैल्यू फॉर सीएम, यानी जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए वैल्यू क्या होगी? तो उसके में मोल्ड और डाइस की वैल्यू ऐड नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा सवाल है, दूसरा थोड़ा इसको मोल्ड करके पूछा गया सवाल। और सवाल क्या पूछा गया? इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यहां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है? ओके वो है टाटा मोटर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके, और वो टाटा मोटर्स है जो ओरिजिनल कंपोनेंट बना रहा है कार, जिसका कंपोनेंट बना के दे रहा है सप्लायर, यानी ये सीएम है, सप्लायर सीएम है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे, ये जो है अगर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, if there is a contract between OEM and CM for supply of component made by using molds and dies belongings to CM, हाँ अब अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई मोल्ड मैं लाता हूं, और सप्लायर ने बोला होगा कि भाई मोल्ड मैं लाता हूं, लेकिन एक काम करो आप मुझे खरीद के दे दो, लायबिलिटी मेरी, कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, और सप्लायर ने लायबिलिटी ली है जिसका खर्चा रिसिपिएंट ने किया है, तो अब आंसर बदल जाएगा। सप्लायर ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, लायबिलिटी ली होगी मोल्ड्स और डाई की, ओके, और दैट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, किसको इनकर्ड हुआ? टाटा मोटर्स को। तो ऐसे सिचुएशन में फिर जब ये 2 लाख का वैल्यू कंपोनेंट का होगा तो उसमें ऐड किया जाएगा। अगर समझा होगा तो ठोको लाइक, समझा होगा तो ठोको लाइक। पहले ही कह देता हूं, ओके ये फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन, पर इंटर लेवल पे आपको समझा होगा तो ठीक, ओके, और नहीं तो ओके। और मैं फिर से ये कह रहा हूं, ठीक है, फिर से ये कह रहा हूं कि बस यहां तक ही टॉपिक कॉमन रहेंगे, इसके बाद स्प्लिट हो जाएंगे, चलो। तो ये हमने देखा, उसके बाद में सेकंड क्लैरिफिकेशन, आ जाओ। समझा क्या? यस बोलो, समझा क्या? यस बोलो। यस तो टाइप करो नालायक हो। चलिए नेक्स्ट, वेदर GST is payable on applicable additional or penal interest on overdue loan, delay payment, whether it would be exempt from GST or would be treated as consideration for liquidated damages. या सेकंड क्वेश्चन में पूछा, whether levy of additional or penal interest could be regarded as consideration received for agreeing to an obligation or refrain from an act or tolerate an act. सर कुछ नहीं समझा, बताता हूं ना मैं, आप क्यों डर रहे हो? ओके देखिए, थोड़ा ये एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल है कि एक मोबाइल शॉप वाला है, और ये मोबाइल शॉप वाला जो है मोबाइल बेच रहा है, एक कस्टमर को बेच रहा है, मोबाइल सोल्ड अंडर द इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, और वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में दे रहा है। आई रिपीट, वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में दे रहा है कि भाई यहां पे मैं मोबाइल सेल कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, जिसमें उसकी बेसिक प्राइस 40,000 है, और वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, इसलिए अपना इंटरेस्ट भी लगा रहा है उसके ऊपर। देखो, एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और एक होता है पिनल इंटरेस्ट। आई रिपीट, एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और एक होता है पिनल इंटरेस्ट। हम जो बात कर रहे हैं वो पिनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, पिनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो, तो अब क्या होगा, उसने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दिया, इसलिए मोबाइल की जो बेसिक प्राइस होगी 40,000, उस पर इंटरेस्ट लगा 4,000, तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, तो टोटल 44,000 में उसको सेल किया, फिर वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। क्या ये बेसिक इंटरेस्ट ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा, सेक्शन 15(2)(b) के हिसाब से। कम ऑन, सेक्शन 15(2)(b) के हिसाब से। ओके, ये जो 4,000 चार्ज किया गया, ये कोई लोन देने का चार्ज नहीं किया गया, कंसीडरेशन लेना था 40,000, वो इंस्टॉलमेंट में कंसीडरेशन दे रहा था, यानी डिले पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन था, उसका ये इंटरेस्ट कहा जाएगा, और ये सेक्शन 15(2)(d) में ऐड किया जाएगा। चलिए
ओके, ये ऐड किया जाएगा, डन। उसके बाद में यहां पे अब आता है पिनल इंटरेस्ट। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि उसने जो इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए थी, कम ऑन, उसने जो इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए थी उसको लेट कर दिया, अच्छा इंस्टॉलमेंट में भी लेट कर दिया, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनल्टी, पिनल इंटरेस्ट लगाया गया। ओके, लेट फी या पेनल इंटरेस्ट लगाया गया, तो क्या ये पेनल इंटरेस्ट भी ऐड होगा? तो क्लैरिफिकेशन आया कि यस, ये पिनल इंटरेस्ट भी इस आपके सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा, वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ही माना जाएगा, और ओके ये पिनल इंटरेस्ट भी ऐड होगा। इन सिंपल वर्ड, एक लाइन में कहूं तो अगर सप्लायर खुद इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता है, खुद ही इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता है, तो उसका बेसिक इंटरेस्ट भी सेक्शन 15(2)(d) में ऐड होगा और उसका पिनल इंटरेस्ट भी सेक्शन 15(2)(d) में ऐड होगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल ये है कि भाई मोबाइल शॉप वाला मोबाइल बेच रहा है 40,000 में कस्टमर को, और कस्टमर को इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो मोबाइल शॉप वाला कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं दे सकता इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। ओके, तू क्या कर, बजाज फाइनेंस का शॉप, वहां पे काउंटर है, हाँ तुझे बजाज फाइनेंस का फाइनेंस मिल जाएगा। तो ये बजाज फाइनेंस एक थर्ड कंपनी है जिसका फाइनेंस मिल रहा है। अब ये कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर इसके साथ 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बजाज फाइनेंस से अलग लोन ले रहा है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में ये है कि यहां सप्लायर खुद ही इंस्टॉलमेंट दे रहा था, तो ये इंस्टॉलमेंट देना ये सप्लाई का पार्ट है, उसका इंटरेस्ट लगाना सप्लाई का पार्ट है, और उसका पिनल इंटरेस्ट भी आपके सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये कस्टमर ओके सप्लायर से 40,000 में ले रहा है और बजाज फाइनेंस से सेपरेट एग्रीमेंट कर रहा है, कम ऑन, बजाज फाइनेंस से सेपरेट एग्रीमेंट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अब देखो लोन किसने दिया, इंस्टॉलमेंट किसने दी, फाइनेंस कंपनी ने दी, थर्ड पर्सन ने दी, तो उसको लोन दिया 40,000 का, बेसिक इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 4,000। अब बजाज फाइनेंस जो बेसिक इंटरेस्ट लगा रहा है 4,000, ओके ये किसका लगा रहा है, ये सप्लाई का लगा रहा है या लोन का लगा रहा है, ये लोन का लगा रहा है, तो ये 4,000 एग्जम्प्ट रहेगा। दोनों में फर्क है, ये जो 4,000 लगाए जा रहे हैं ये एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और ये वैल्यू में ऐड होगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो एक फाइनेंस कंपनी है, वो लोन दे रही है, उन्होंने कोई मोबाइल नहीं दिया, उन्हें वो लोन दे रही है और लोन का इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट जो है एग्जम्प्ट रहेगा। फिर बात आती है उसका पिनल इंटरेस्ट। अब कभी कभी क्या होता है, बैंकिंग कंपनी भी आपने अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपको पिनल इंटरेस्ट लगाती है, तो वो पिनल इंटरेस्ट भी क्या वैल्यू में ऐड होगा? नहीं, वो भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ओके वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। मतलब एक लाइन में कहूं तो अगर सप्लायर यहां पे इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो उसका बेसिक इंटरेस्ट भी ऐड होगा और पिनल इंटरेस्ट भी ऐड होगा, और अगर यहां फाइनेंस कंपनी अलग से दे रही है तो वो लोन का इंटरेस्ट माना जाएगा, तो मेन इंटरेस्ट भी एग्जाम और उसका पिनल इंटरेस्ट भी एग्जाम माना जाएगा। समझा होगा तो ठोको लाइक, बस इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता हूं आपको। ओके, ये तो रिवीजन है बेटा, रिवीजन में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। दो लाइन में अगर आपको ये पढ़ा दूं तो दो लाइन में पढ़ा दूं तो देखो, ओके सेलर गिवन इंस्टॉलमेंट हिमसेल्फ, सेलर ने खुद ही इंस्टॉलमेंट दे दिया तो एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट वो वैल्यू का पार्टी बोला जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी फाइनेंस कंपनी ने यहां पे लोन दिया तो वो केस में सच पिनल इंटरेस्ट एग्जम्पशन रहेगा, सब पिनल इंटरेस्ट एग्जम्पशन रहेगा। चलिए ये आपको समझ में आया। फिर एक सवाल है कि ये इंटरेस्ट लगाना क्या ये टॉलरेंस चार्जेस माने जाएंगे? नहीं, आपको याद होगा तो सेकंड शेड्यूल में टॉलरेंस नॉट रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट ये सर्विस कही जाती है, तो ये ओके ये क्लैरिफिकेशन आया कि ये पिनल इंटरेस्ट ओके नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर टॉलरेंस और रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, यानी ये टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे और वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो बेटा जहां तक देखा जाए तो ये दोनों क्लैरिफिकेशन अच्छे क्लैरिफिकेशन है। नाउ अब थर्ड क्लैरिफिकेशन, ओके थर्ड क्लैरिफिकेशन देखो क्या है, वो है एयरपोर्ट लेवीज। ओके एयरपोर्ट लेवी के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूं। यहां पे ये थर्ड क्लैरिफिकेशन जो है इंटर लेवल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप कैंसिल कर सकते हो, सिर्फ फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अब देखो एयरपोर्ट ऑपरेटर और लाइसेंसी, एयरपोर्ट ऑपरेटर मतलब यहां पे जिसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ओके तो एयरपोर्ट ऑपरेटर है, मुंबई का एयरपोर्ट है, मतलब जो एयरपोर्ट चला रहा है, एयरलाइन कंपनी जहां बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट्स लैंड होती है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है वगैरह एक्सेट्रा। ओके अब देखो क्या होता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है यहाँ पे या सहारा वगैरह होगा, जो भी एयरपोर्ट होगा, या अदानी के एयरपोर्ट हो गए, एयरपोर्ट ऑपरेटर है, एयरलाइन कंपनीज है, तो जो भी पैसेंजर्स आते हैं पैसेंजर्स से वो कुछ फीस लेते हैं।
ओके यहाँ पे, और फीस होती है ओके पैसे यहाँ पे पीएसआई या यूडीएफ, क्योंकि अब पीएसआई और यूडीएफ यानी क्या, पीएसआई और यूडीएफ यानी ओके यहाँ पे पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस। भाई एयरपोर्ट पे पैसेंजर आते हैं तो वो भी तो जगह यूज कर रहे हैं ना एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेटर या लाइसेंसी जो है वो हर पैसेंजर से पैसा लेता है, पर अब उनको डायरेक्ट लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट पैसेंजर से कनेक्टेड नहीं है। तो कौन कनेक्टेड है पैसेंजर से? एयरलाइन कंपनी, क्योंकि टिकट कहाँ बुक हो रही है? एयरलाइन कंपनी। तो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन कंपनी को कहते हैं कि देखो ओके हमारे जो दो चार्जेस है ओके पीएसएफ या यूडीएफ पैसेंजर ओके या यहाँ पे यूडीएफ चार्जेस, ये डेवलपमेंट चार्जेस आप पैसेंजर से ले लो हमारे बिहाफ पे और हमें दे दो। तो अब क्या करते हैं एयरलाइन कंपनी जब टिकट बुक करती है तो वैल्यू ऑफ टिकट 5,000 है और पैसेंजर के पीएसएफ या यूडीएफ 200 रुपए एक्स्ट्रा लेती है। लेकिन अब वो ये पीएसएफ और यूडीएफ अपने लिए ले रही है क्या? नहीं, अपने लिए नहीं ले रही है, ओके किसी के बिहाफ पे ले रही है। तो ऐसे केस में जब आप टिकट की वैल्यू कंसीडर करोगे, सुनना, जब आप टिकट की वैल्यू कंसीडर करोगे तो क्या ये 200 वैल्यू में टिकट की वैल्यू में ऐड होगा क्या? अरे लॉ तो ये कहता है कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा चार्ज किया तो वो वैल्यू में ऐड होना चाहिए। नहीं, ओके एक कंसेप्ट है रूल 34 का प्योर एजेंट, ओके रूल फाइनल लेवल को एप्लीकेबल है। तो यहां रूल 34 का प्योर एजेंट, तो यहां पे क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि ये पीएसएफ और यूडीएफ चार्जेस ये एयरलाइन कंपनी के वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। ओके ये जो पीएसएफ और यूडीएफ चार्जेस है ये एज अ प्योर एजेंट डिडक्टेबल होंगे, यानी एयरलाइन कंपनी जो जीएसटी पे करेगी वो 5,000 पे करेगी, 5,200 पे नहीं करेगी। ओके उसके बाद में इस पे जीएसटी कौन देगा? तो एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएसटी देगा, ओके और वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके नेक्स्ट यहां पे ओके अब एयरलाइन कंपनी क्या कहती है कि देखो तुम्हारे बिहाफ पे हमने पैसा लिया पैसेंजर से, तो कुछ तो पैसा हमें दो ना, कलेक्शन फीस, क्योंकि हमारी मेहनत लगी, हमारा स्टाफ लगा या आपके 200 रुपए लेने के लिए, तो 5 रुपए कलेक्शन फीस तो दो। तो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि एयरलाइन कंपनी अगर ये चार्जेस लेने के लिए कुछ अपनी कलेक्शन फीस लेती है ऑपरेटर से तो वो उसकी सर्विस मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और वो जो जीएसटी लगेगा उसका क्रेडिट एयरपोर्ट ऑपरेटर को भी मिल जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन था, ये आप रीड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो है यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) और कुछ क्लैरिफिकेशन यहां एंड होते हैं। ठीक है।